खिड़की से आकर हवा के झोंके ने छुआ तो उसकी आंख खुल गई, पर उठने का मन नहीं हुआ। आंखें बंद किए वो अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनती रही। मेहरी का जोर जोर से बर्तन धोना और सटाक सटाक झाड़ू चलाना, साथ में अम्मा के साथ आत्मीयता से बातें करते जाना, नाइन का दाल पीसते हुए किसी के घर की गोपनीय बातें बताना, बीच बीच में जिज्जी देखो और महीन पीसें कहना, ताजे धुले आंगन की सौंधी महक और चाय की महक का गडमड होना। धीरे से स्मृतियों की बयार चली। एक भूली भटकी सी याद आई। कभी इन्हीं क्षणों में अम्मा उसे उठने और काम में लग जाने की चेतावनी देती रहती थी। वो उठकर अलसाई सी कभी सीढ़ियों पर कभी देहरी पर बैठकर जमाइयाँ लेती रहती थी। आज वही अम्मा मेहरी के किसी प्रश्न के उत्तर में बता रही थी, रात बड़ी देर से सोई है। नल बंद हो गया तो स्टोव की आवाज़ आने लगी। लगता है गैस खत्म हो गई। उसने सोचा, वैसे कुछ भी सोचने का मन नहीं हो रहा था, फिर भी जाने कहाँ कहाँ की बातें याद आ रही थी, जिन्हें वो बार बार दिमाग से ठेलने की कोशिश कर रही थी। सूरज की किरणें कमरे में झांकी और हठी सेविका की तरह उसके सिराने पसर गईं, तो उसे उठना ही पड़ा। बाहर आई तो सब काम हो चुका था। नहाई धोई, चारू आंगन में खेल रही थी, माँ मोहल्ले में बायना भेज रही थी। इसका मतलब सब जगह उसके आने की पुष्टि हो चुकी है। अब आज से ही मिलने आने वालों का तांता लग जाएगा। सबके मुंह पर एक ही सवाल होगा, कितने दिन को आई हो? नीरू, जल्दी तैयार होकर आओ, नाश्ता तैयार है। अम्मा ने रसोई से आवाज़ लगाई। अम्मा ने चुन चुनकर उसकी पसंद की चीज़ें बनाई थीं। ये बात अलग है कि ये वे चीज़ें अब उसे अच्छी नहीं लगती। दूध वाले से ज़्यादा दूध देने को कह दिया, मिठाई और फलों से फ्रिज भर लिया, आइसक्रीम जमा दी, गुलाब जामुन मठरी याद बनाने के लिए बिन्नू की बहू और नीता को तरह तरह के निर्देश दिए, मुझे फला फला चाची ताई भाभी से मिलाने के लिए कहा। साथ में ये भी कहा कि ढंग से बन संवर कर जाऊं, ऐसी मुंह उठा के न चल दूं। रात से अब तक लगातार उसके पराये हो जाने के कारण बस ना चलने का रोना रोती रही। यानी क्यों से अम्मा का सारा कार्य व्यवहार किसी कूटनीति का अंश लगता है। लगता है जो कुछ वे कर रही हैं उसे जता भी देना चाहती हैं कि ये सब तुम्हारे लिए विशेष रूप से किया जा रहा है। इसमें उनकी इच्छा और दिखावे का अनुपात कितना कितना होता है, ठीक ठीक पता नहीं लग पाता। उनकी कोई भी भावना उसे भिगो नहीं पाती। लगता है अम्मा उसकी अपेक्षा मेहरी नाइन आज के अधिक नज़दीक है। उनसे इस आत्मीयता से बात करती हैं कि देखकर ईर्ष्या होती है। और सुनाओ, सब लोग कैसे हैं वहाँ? तुम्हारी सास विजय कब आ रहे हैं? अम्मा ने पूछा। देखो कब छुट्टी मिलती है। उसने टालने की कोशिश की। नीता, तुम बहुत मोटी होती जा रही हो, डाइटिंग किया करो। क्या करूँ दीदी, जब भी डाइटिंग की सोचती हूँ अम्मा कुछ ना कुछ बनाकर रख देती। मुश्किल से गुलाब जामुन खत्म हो पाए थे कि तुम आ गई। अब दिवाली बीत जाए तब डाइटिंग शुरू करूँगी। एक भरा पूरा संयुक्त परिवार नाश्ता कर रहा था। छुटका राजू कहीं भागने की योजना में मशगूल था। चाय पीती अम्मा के चेहरे पर 2 ब्याह निपटा देने का संतोष दमक रहा था, तो बिन्नू का वही चेहरा भविष्य के सपनों और प्रणय की लालिमा से रंगा था। नीता की स्वप्निल कोरी आंखें उसमें और भाभी में अपने सपनों का साम्य तलाश रही थी। एक वो ही थी जो खाली डिब्बे की तरह अपना रीता मन लिए बैठी थी। उसका इरादा जानकर उनकी खुशियां कायम रह पाएंगी। इतनी ही खातिरदारी होती रहेगी उसकी। चारू का हाथों हाथ घूमना बरकरार रह पाएगा, पर यह भी क्या करे, कब तक घुटती रहे, कब तक खुद को मारती रहे। कहाँ खो गई दीदी? लगता है जीजाजी की याद आ गई, भाभी ने छेड़ा। वो मुस्कुरा कर रह गई। दीदी, यह पहले ही बता दो कितने दिन के लिए आई हो, ताकि हम तुम्हारे आने के बाद की स्थिति की तैयारी पहले से कर लें। यानी तय कर लें कि अम्मा किस स्थान पर आंखों पर पल्ला रखकर सुक्केगी। भाभी, अगर मैं कभी न जाऊं तो? एकाएक जैसे पार्श्व संगीत बदल गया। रात के सन्नाटे में जनाब की आवाज़ के साथ कोई बर्तन गिर गया हो। सब स्तब्ध अवाक होकर उसका मुंह ताकने लगे। 5 मिनट तक सब उसकी बात समझने की कोशिश करते रहे कि अम्मा बोली, हम समझे नहीं बिल्लो, तो कोशिश करो समझने की। मैं अब और वहाँ नहीं रह सकती। उठकर चली आई। शाम तक ये खबर जरूर पापा और बिन्नू तक पहुँच चुकी थी।
क्योंकि खाने के समय माहौल भारी था। चारू की बाल सुलभ हरकतें भी किसी को खुलकर हंसा नहीं पा रही थी। नीता की कोशिश जारी थी, पर हार कर वो भी चुप हो गई। अगले दिन से दिन बहुत बड़े और दुबाऊ होने लगे। अम्मा का पूजा पाठ बढ़ गया, मानो वे भगवान को खुश करके समस्या का कोई सुखद हल निकलवा लेंगे। बीजू की बहू का अधिकतर समय कमरे में बीतने लगा। अकेली नीता हर समय बिखरे सूत्र समेटने की कोशिश में लगी रहती थी। 15-20 दिन निकल गए इसी तरह। सबको एक क्षीण सी आशा थी कि शायद डाकिया ही कोई खुशखबरी दे जाए। डाकिया आता, पत्र लाता, पर उनमें एक भी पत्र विजय का ना होता। वो प्रतीक्षा भी नहीं कर रही थी। जिन हालातों में वो आई थी उनमें किसी पत्र की आशा करना ही व्यर्थ था। विजय की नज़र में पुरुष कभी कोई गलती नहीं करता, और कभी सिद्ध भी हो जाए कि वो गलत थे तो माफ़ी मांगने उन्हें अपनी शान के खिलाफ लगता है। उस दिन डाक आने के समय वो बाहर ही खड़ी थी। डाकिया आया और चला गया अंदर। आई तो अम्मा जैसे कमर कसे बैठी थी। आज भी पत्र नहीं आया? नहीं। लेकिन क्यों? कुछ तो बताओ, बात क्या है? वो बिना बोले कमरे में चली आई। पीछे से काफ़ी देर तक अम्मा की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही। ज़्यादा पढ़ लिख कर दिमाग खराब हो गया है, बाप की बिगड़ी हुई है, लड़ झगड़ कर चली हो। विजय का दक्षिण भारतीय दोस्त आया था। उसने बड़े मन से खाना बनाया। दोस्त ने भी स्वाद लेकर खाया और खूब तारीफ की। फिर एकाएक पूछ बैठा, अच्छा भाभी, आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई है? नहीं यार, लव मैरिज थी। ये बात अलग है कि शादी में दोनों के माँ बाप और रिश्तेदार शामिल हुए थे। फिर तो कोई बात नहीं, वरना मैं कहता कि तुम बड़े लकी हो जो भाभी जैसी लड़की मिली। ये भी कम लकी नहीं जो बैठे बिठाए कमाऊ दूल्हा मिल गया, वरना यूं नो हमारी तरफ सांवले रंग को लेकर जरा सब्जी देना तो खाते खाते लगा मानो खाने के साथ किसी ने रेत मिला दी हो। उसी किरकिरे खाने को वो दांत पीस पीस कर खाती रही। एल्बम दिखाने बैठे, यार बड़े अच्छे पोज लिए हैं बेटी के। सब तुमने खींचे हैं? नहीं, सब तो नहीं, कुछ भाई ने खींचे हैं। उससे रहा नहीं गया। कौन से चारू के फोटो? ये तो मैंने खींचे थे, तुम भूल गए क्या? क्या? वाह, आपकी फोटोग्राफी सीखी है? नहीं, बस यूं ही। दरअसल फोटोग्राफी और साहित्य प्रेम मुझे विरासत में मिला है, फादर से। हाँ भाई, इनके फादर तो जैक ऑफ ऑल हैं, पर ये भूल जाती हैं कि साथ में मास्टर ऑफ नन भी हैं। दोस्त के जाते ही घमासान युद्ध छिड़ गया। बीच में मेरी बात काटने की क्या ज़रूरत थी? तो तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि हमारी लव मैरिज हुई है? तुम इस लायक ही कहाँ हो कि किसी को तुमसे लव करने की नौबत आए? तो क्या फ़र्क पड़ गया, शादी तो हुई ना। एहसान मानो कि माँ पिता का बोझ उतर गया, नहीं तो कुंवारी बैठी होती अभी तक। उसे दंशित करने का कोई भी मौका विजय हाथ से नहीं जाने देती थी। उसके हर काम में कमी निकाल कर तिल का ताड़ बना देना उनका प्रिय शगल था, और कदम कदम पर अपमानित करना आए दिन का खेल। उसे अपने आप पर तरस आने लगा। शुरू से वो सिर्फ प्रयोग की वस्तु बनी रही। माँ पिता की पहली संतान का प्रयोग समय से पहले आ जाने के कारण जिसे उन्होंने लज्जित होते हुए पाला, जल्दी जल्दी 3 बहन भाई और आ गए तो ये वो समय से पहले ही बड़ी बना दिए। बचपन में किशोरी बन गई, किशोरी बन भी नहीं पाई थी कि युवा मान ही ली गई, और यौवन आया था कि बुढ़ापा आ गया। सिर पर अम्मा के हाथों का स्पर्श उसे आर्त कर गया। उसे याद नहीं कहीं माँ ने उसके बाल सहलाए हों। पिताजी का स्पर्श वो बखूबी पहचानती है, पर अब तो वो भी तटस्थ मूक दर्शक बने हुए हैं। आरता धीरे धीरे अंदर तक जा रही थी कि एकाएक वो सतर्क हो गई। बिट्टू, कहो तो क्या बात है? शायद हम कोई हल निकाल लें। कुछ नहीं, ऐसे कब तक चलेगा? बस कुछ दिन और। मैंने 2-4 जगह नौकरी के लिए फॉर्म भरे हैं। क्या तुम नौकरी? क्यों, क्या हुआ? मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। इसी घमंड ने तो लड़कियों के दिमाग खराब कर रखे हैं। इतना आसान नहीं होता अकेले रहना। बिना पति के पत्नी भीड़ में भी अकेली होती है, समझी? अब तक मेरे सिर से उनका हाथ हट चुका था। एकाएक वे पैतरा बदल कर बोली, देखो साफ सी बात है, हमें अभी नीता का ब्याह करना है, छोटे को पढ़ाना है, फिर हमारा क्या भरोसा
आज हैं कल नहीं। तब तुम किसके सहारे रहोगे? तुम्हारे सामने लड़की है, इस तरह रूठ कर चल देने का लड़कपन तुम्हें शोभा नहीं देता। मियाँ बीवी की लड़ाई भी कोई लड़ाई है? जाकर माफ़ी मांगो, कहो तो हम भी चलें, तुम्हें छोड़ आएं, विजय को भी समझा लेंगे। लेकिन अम्मा, अब हमारे मन नहीं मिलते, तो साथ रहने से क्या फ़ायदा? मन क्या होता है? दोनों के काम अलग अलग हैं। उन्हें कमा कर लाना है, तुम्हें घर चलाना है। इसमें मन कहाँ टकराते हैं? सच पूछो तो मियाँ बीवी 24 में से कुल 8 घंटे साथ रहते हैं। उसी समय में पति को खुश रखना चाहिए। अम्मा, अब ज़माना बदल गया है। ये तब की बातें हैं जब खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी की होती थी। तब पत्नियाँ होती थीं अंगूठा छाप। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, 7वें आसमान पर पहुँच गई। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से विजय चिढ़ता होगा। अरे रंग रूप नहीं है तो कम से कम गुणों से ही पति को रिझा लेती। अब नौकरी करेगी, अकेली रहेगी, औरत हो औरत की तरह रहो। सचमुच वो भूल गई थी कि वो एक औरत है। अब तक वो स्वयं को माँ, बहन, बेटी और पत्नी समझती रही थी। अब वो औरत की तरह ही रहकर दिखाएगी। संबंधों में बंधकर औरत कमज़ोर हो जाती है। सारे संबंध भूलकर वो अपना अस्तित्व बनाएगी। नहीं जाएगी वो विजय के पास। वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपनी बेटी को पालेगी और पुरुष के बगैर भी कर दिखाएगी। नहीं जाएगी वो विजय के पास। नहीं नहीं, तो फिर कहाँ? इस व्यवहार के सहारे यहाँ भी कब तक रह पाएगी? इन सबसे ऊपर अम्मा के ताने भी उसे यूँ ही नहीं छोड़ देंगे। बेहतर है कि उनके लिए नए उपाय सोचने के पहले वो चल पड़े। उससे चल ही पड़ना चाहिए। जब ताने की सुनने हैं तो यहाँ क्यों, वहाँ क्यों नहीं? वो विजय के साथ रहकर ही अपने पैरों पर खड़ी होगी, संघर्ष करेगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, साथ ही नौकरी भी करेगी। या तो विजय को सुधरना पड़ेगा या कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। सुबह ने जब शाम की गाड़ी से वापस जाने का फैसला सुनाया तो सब चौंक गए। अम्मा का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया। उत्तेजना में उसके हाथ की चाय छलक गई। इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? बेटी को यूँ खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे। फिर पापा को संबोधित करके बोली, सुनो, विदाई की साड़ी और चारू के कपड़े लेते आओ। बहू थोड़ी मठरी और बेसन के लड्डू बना दो, अचार भी रख देना। छोटे कहाँ गया? मिठाई का डिब्बा ले आना। पापा और बिन्नू के चेहरे का तनाव हट गया। उन्होंने राहत की सांस ली। नीता जरूर कुछ उखड़ी उखड़ी नजर आई। अप्रत्याशित रूप से 3 बजे दोपहर में जब उसने अपना सामान बरामदे में निकाल कर रखा तो सब हड़बड़ कर अपने अपने कमरों से निकल आए। अम्मा पल्ले से हाथ पहुँचती हुई रसोई से बाहर आई। अरे इतनी जल्दी, और ये सामान नहीं रखा? मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी, छोटी तुम रिक्शा ला दो बस, उसने दृढ़ता से कहा। तो सब सत्ते में आ गए। पापा और बिन्नू स्टेशन साथ चलने के लिए तैयार होने लगे तो उसने भी बलपूर्वक रोक दिया। रिक्शा आ गया। वो चारू को लेकर बिना किसी की ओर देखे रिक्शे में बैठ गई। छोटी भी जबरदस्ती साथ बैठ गया। रिक्शा चला तो आंखें धुंधला गईं, गले में एक गोला सा अटक गया। पता नहीं मायका छूटने का दुख है या विजय के तानों की आशंका से। तो दोस्तों, ये थी एक पारिवारिक कहानी। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।